तो गाइज ये है हमारा मॉडल पेपर एक कक्षा 12 उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 भूगोल। तो आपका पेपर होने वाला है, समय है 3 घंटे 15 मिनट का। तो परीक्षा के लिए पहले परीक्षा देने से पहले आपको ध्यान आना, सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र नामक अनिवार्य लिखे। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर प्रतिशतता में ही लिखे। जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड और उन्हीं सभी को उत्तर एक साथ ही लिखे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। खंड है तो इसके अंदर है, नीचे दिए गए बहुविकल्प प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें और उत्तर पुस्तिका में लिखें। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी? हेडजल, रिच्टोफैन, एलन सी सैंपल ने या पॉल डी विलास ने? तो इसकी सही आंसर होगा आपका द पॉल विडाल डी विलास ने। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो इसकी प्रस्तुत की है रिटर, हेडजल, एलन सी सैंपल या इसमें दिया ग्रिफिथ टेलर ने। माल्थस ने अपना सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? माल्थस ने अपना सिद्धांत 1798 में प्रस्तुत किया। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख आर्थिक कारक कौन सा है? भू आकृतिक, जलवायु, खनिज, नगरीय? तो इसमें आएगा आपका नगरीय। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार 10वें स्थान पर स्थित देश कौन सा है? डेनमार्क, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन? तो डेनमार्क होगा। निम्न में से रोपण कृषि फसल है मक्का, चाय, गेहूँ या चावल? तो रोपण में आएगी चाय। खनिज आधारित उद्योग है चीनी, सीमेंट, कागज या वायुयान निर्माण? तो इसमें आएगा सीमेंट। तो गाइस ये एक पेज तो हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब आ जाए इधर आए तो सूचना आधारित उद्योग किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीय या चतुर्थ क्रिया? तो इसमें आएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष में किया गया था? तो आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1989 या 1980 या 1981 या 1982? तो 1989 में आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। हुगली नदी किस नदी की शाखा है? गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी? हुगली नदी किस नदी की शाखा है? तो गंगा। प्रशांत रेल मार्ग से कौन से दो नगर जुड़े हैं? न्यूयॉर्क आइलैंड, न्यूयॉर्क पेरिस, न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को या सैन फ्रांसिस्को से पेरिस? तो इसमें आएगा सही आंसर न्यूयॉर्क सैन प्रशांत रेल मार्ग से कौन दो न? तो केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है? 889, 879, 869? तो 859 है। तलचर कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा या राजस्थान? तो उड़ीसा आएगा। इसमें सही आंसर होगा आपका उड़ीसा। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण संचालन किस वर्ष में हुआ था? 1996, 1995, 1994 या 1993? तो 1994। तुतीकोरिन पतन का विकास किस पतन के दबाव को कम करने के लिए किया गया है? तो चेन्नई या मुंबई या पारादीप या हल्दिया? तो चेन्नई। तुतीकोरिन पतन का विकास किस? तो चेन्नई। निम्न में से कौन से ग्रेसन छावनी नगर है? अजमेर, गांधीनगर, उधमपुर, नैनीताल? तो इसमें आएगा उधमपुर। ग्रेसन छावनी नगर है तो उधमपुर। ब्राय स्रोतन गतिविधि किस क्रियाकलाप का अंग है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थक, पंचम? तो इसमें आएगा तृतीयक, चतुर्थक। कौन सा राज्य भारत और पाकिस्तान की सीमा को साझा करता है? तो इसमें जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, केरल? तो इसमें आएगा जम्मू कश्मीर। तो ये तो हमारा हुए 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट। तो अब आइए नीचे आधे नंबर के 1 नंबर के आधे नंबर के क्वेश्चन। तो महामारी का अध्ययन चिकित्सा भूगोल में किया जाता है। 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। नीदरलैंड में पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों वाले विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास नगरीय विश्व के? तो इसका सही आंसर होगा 10। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे कहते हैं योजक। भारत में रेडियो प्रसारण सन 2002 में 1923 में प्रारंभ किया गया था। भारत में रेडियो प्रसारण 2002 में प्रारंभ किया गया था।
अब आ जाए वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का क्षेत्र कितना था? 31.16% था। सन में भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक वृद्धि में दर 46.14% दर्ज की गई है 1981। जयपुर एक प्रशासन नगर है। तो अब आ जाए नीचे अति महत्वपूर्ण प्रश्न में, भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की पहली जनगणना 1872। वर्ष 2014-15 में भारत की अर्थव्यवस्था में भूभाग उपयोग के लिए किन स्रोतों में वृद्धि दर्ज की गई है? तो गाइस इसके अंदर है वन और गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि। वन गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि, स्थायी चारागाह, वर्तमान प्रति भूमि व निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि हुई। तो अब आ जाए तीसरे क्वेश्चन के अंदर। तो 20 वर्षीय सड़क योजना पर सबसे टिप्पणी लिखी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना प्रारंभ की। भारत के अंदर सड़कों की सुविधा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना प्रारंभ की गई थी। भूनिर्मीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमि से क्या तात्पर्य है हमें? तो सतही और अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादन में कमी होना। सतही और अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादन में कमी होना। असंशोधित जन्म दर की गणना का सूत्र बताए। तो किस वर्ष? असंशोधित जन्म किसी विशेष वर्ष विशेष जीवित जन्म, किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या इंटू 100। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार मानव विकास के किन निम्न क्षेत्रों वाले देशों की जनसंख्या बताई? 33। डंपिंग का परीक्षण कीजिए। तो घरेलू देश में किसी अन्य देश द्वारा वस्तु डंप करने पर घरेलू उत्पादों को हानि होती है क्योंकि अन्य देश जानबूझकर कम कीमतों पर वस्तु विक्रय करता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आ जाए श्रृंखला भंडार पर सबसे टिप्पणी लिखिए। तो श्रृंखला भंडार वह है जो अत्यधिक मितव्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने निर्देश पर सीधे वस्तु का निर्माण करा लेते हैं। तो अब आ जाए अब छठे क्वेश्चन में, सीमांत एवं मुख्य श्रमिक में क्या अंतर है? तो वह श्रमिक जो एक वर्ष से कम 183 दिन काम करता है वह मुख्य श्रमिक कहलाता है, और जो 183 दिन से कम काम करने वाले श्रमिक को सीमांत श्रमिक कहते हैं। अब आ जाए आप खंड दे। तो चौथा, मानव भूगोल के 1970 के दशक के प्रमुख उपागमों को सारणीबद्ध कीजिए। 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप से भूगोल का अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 3 नई विचारधाराओं मानववादी और अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं को भेद से मानव भूगोल सामाजिक राजनीति अर्थात प्रत्यधिक प्रोसेसिंग बन गया था। अब आ जाए तीसरा, कोई देश कितनी शीघ्रता से अपने नागरिक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का लाभ करा सकता है? इसकी योजना का पूर्वानुमान लगाइए। तो वर्तमान युग में विकसित प्रौद्योगिकी के कारण देश की सरकार अत्यंत शीघ्रता से देश के नागरिकों को सूचना प्रसारित कर सकती है। वर्तमान में इंटरनेट की सुविधा का उपयोग कर सूचना का शीघ्रता से आदान प्रदान किया जा सकता है। उपग्रह प्रणाली के विकास से न केवल वर्तमान ही बल्कि मौसम, जलवायु आदि की भविष्यवाणी संबंधित सूचनाओं को शीघ्रता से नागरिक तक पहुंचाया जा सकता है। और सड़कों के उपयोग एवं महत्व पर परीक्षण कीजिए। तो सड़कों का आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व होता है। इससे कच्चे माल, श्रमिक निर्मित माल आदि आदान प्रदान आसानी से होता है। इससे देश में व्यापार एवं आर्थिक गतिविधियों का विकास होता है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्ति होती है। स्थानीय व्यापार एवं परिवहन हेतु सड़कों का विकास विशेष महत्व है, क्योंकि इनसे छोटी दूरी के क्षेत्र आसानी से जुड़े होते हैं। इससे स्थानीय व्यापारी को काफ़ी सुविधा मिलती है। ड्यूनोब जलमार्ग पर सबसे टिप्पणी, यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग है जो पूर्वी यूरोप के भाग को अपनी सेवा प्रदान करता है। ड्यूनोब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों में होती हुई पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। यह टाना से वीरन तक नौकायन योग्य है। इस जल मार्ग से निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। इस जल मार्ग से निर्यात किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी है। अब आ जाए जल क्रांति अभियान की जांच कीजिए। तो जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015-16 में आरंभ किया गया था। जल क्रांति अभियान 2015-16 में प्रारंभ किया गया था।
जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जिसका मुख्य उद्देश्य है देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठन एवं नागरिक को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य से के प्रति जागरूकता फैलाना। यह अभियान इस तरह बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए। इस अभियान का कई क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। सतही चारागाहों की पहचान। सतही चारागाह क्षेत्र भू राजस्व अभिलेखों द्वारा अपनाया गया है भू वर्गीकरण है। सतही चारागाह क्षेत्र की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकारों का स्वामित्व होता है। ग्राम पंचायत या सरकारों का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। इस भूमि का एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। जैसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप का परीक्षण कीजिए। भारत के निर्यातों में कृषि और समवर्ती उत्पादों का हिस्सा घटा है, जबकि पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई। इसी प्रकार आयातों में पहले खाद्यान्न, पूंजीगत माल, मशीनरी एवं उपकरणों आदि का आयात किया जाता था, जबकि वर्तमान में पेट्रोलियम तथा इसके उत्पादन और रसायन, मशीनरी एवं मोती, रेतन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु आदि में आयात में वृद्धि हुई। तो भू प्रदूषण के स्रोत की पहचान की। भू प्रदूषण के स्रोत निम्न में प्रकार। अनुचित मानव क्रियाकलाप, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट का निपटाना, कीटनाशी एवं उर्वरक का उपयोग आदि भू प्रदूषण के प्रदूषण निम्न मानव एवं पशु मलादि विषाणु तथा जीवाणु, रोगवाहक, विरल कीटनाशक, उर्वरक, अवशिष्ट, फ्लोराइड, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 3 वर्गों में बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। भारत में बहुत से उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन है। समाजवादी देशों में भी अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग में स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों के पास होता है। ये निजी संगठनों द्वारा संचालित किया जाता है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का संचालन संयुक्त कंपनी के द्वारा या किसी निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों द्वारा किया जाता है। और यह उच्च प्रौद्योगिक उद्योग की 3 विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उच्च प्रौद्योगिक उद्योग निर्माण क्रियाओं में न्यूनतम पीढ़ी है। इसमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण गहन शोध एवं विकास के प्रयोग द्वारा किया जाता है। इसमें संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यावसायिक सफेद कॉलर श्रमिकों का होता है। ये उच्च दक्ष विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिक वास्तविक उत्पादन नीला कॉलर श्रमिक से संख्या में अधिक होते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में यंत्र मानक, कंप्यूटर आधारित डिजाइन, कैड तथा निर्माण, धातु पिघलाने एवं शोधन के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण एवं नए रासायनिक व औषधीय उत्पादन एवं संतान रखते हैं। भारत में बॉक्साइट और तांबा का उत्पादन क्षेत्रों के नाम बताएं। तो भारत में बॉक्साइट और तांबा उत्पादन क्षेत्रों के नाम। तो उड़ीसा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़। उड़ीसा में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है यहाँ के तो कालाहांडी, संबलपुर, बोलनगिरी, कोरापुट। कालाहांडी, बोलनगिरी, कोरापुट जिले में। और झारखंड में लोहारडांगा जिले की पेटलाडेस में। और गुजरात के हैं भावनगर और जामनगर जिले में गुजरात में। छत्तीसगढ़ में यहाँ अमरकंटक के पठारी क्षेत्र में है। और भारत के अभ्रक और पेट्रोलियम उत्पादों के क्षेत्रों के नाम। और मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर तथा बालाघाट। और महाराष्ट्र में कोलंबो, थाना, रत्नागिरी, सतारा, पुणे तथा कोल्हापुर जिलों में।
और कर्नाटक और तमिलनाडु तथा गोवा गौण उत्पादक राज्यों में। तांबा उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है झारखंड के सिवभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, राजस्थान के झुंझुनू तथा अलवर जिलों में तांबा के गौण उत्पादक, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिलों, अग्निगुंडाला, कर्नाटक चित्रदुर्ग, हासन जिले तथा तमिलनाडु के दक्षिण आरकाट जिला है। अब आ गया भारत के अभ्रक और अथवा पेट्रोलियम तथा उत्पादनों क्षेत्रों के नाम बताइए। तो अभ्रक उत्पादन वाले क्षेत्र भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड के निचले हजारीबाग पठार, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एवं राजस्थान में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक और के मैसूर व हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले के, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा जिलों में भी अभ्रक के कुछ निक्षेप पाए जाते हैं। अब आ जाए पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ये कृषि अनेक अशुद्धियों के साथ ट्रेसेचेरी काल की अवसादी सेलों में पाए जाते हैं। इसके अनेक सह उत्पादों का प्रयोग उर्वरक, कृत्रिम रबर, दवाई, वैसलीन, मोम, साबुन आदि बनाने में किया जाता है। देश में मुख्यतः असम, गुजरात, मुंबई हाई, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी बेसिनों तेल के निस्सों में पाए जाते हैं। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम का विश्लेषण अध्ययन कीजिए। भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर और होली शामिल है, जो 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ऋतु प्रवास करने वाली गद्दी जनजाति पाई जाती है, जिनका आर्थिक आधार मुख्यतः कृषि और भेड़ बकरी पालन है। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र की एक जनजातीय समन्वित विकास परियोजना प्रारंभ की गई है। इस योजना से इस क्षेत्र में विद्यालय, जनस्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, सड़क संचार, विद्युत जैसी अवसंरचनाओं के विकास के साथ साथ साक्षरता में वृद्धि, लिंगानुपात में सुधार और बाल विवाह में कमी आई। अब आ जाइए आप अथवा में। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का विश्लेषण अध्ययन कीजिए। इंदिरा गांधी नहर का कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 31 मार्च 1958 में प्रारंभ की गई। 31 मार्च 1958 में प्रारंभ की गई है। यह नहर परियोजना पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 960 किलोमीटर है। इस नहर तंत्र की कुल नियोजित लंबाई 960 किलोमीटर है। 9060 किलोमीटर है और यह 19.63 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। इस नहर का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। चरण नंबर 1 कमान क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर तथा चरण नंबर 2 कमान क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू जिलों में 14.10 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर विस्तृत है। कमान क्षेत्र विकास के तहत प्रारंभ की गई वनीकरण चारागाह विकास कार्यक्रमों के कारण इस क्षेत्र में हरियाली में वृद्धि एवं वायु अपर्दन में नहरी तंत्र में बालू निश्चय कमी आई है, परंतु सघन सिंचाई के कारण जल प्रभाव और मृदा लवणता जैसी पुरानी समस्या उत्पन्न हो गई है। नहरी सिंचाई के कारण इस क्षेत्र में प्रारंभिक फसलों चना, बाजरा, ज्वार आदि के स्थान पर गेहूं, कपास, मूंगफली, चावल की कृषि की जाने लगी। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया के देशों में किया जाता है। चलवासी पशुचारण पुरानी देशों की दुनिया में किया जाता है और वाणिज्य पशुधन पालन मुख्य रूप से नई दुनिया में। वाणिज्य पशुधन पालन नई दुनिया के अंदर। चलवासी पशुचारण के अंतर्गत पशुचारक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं, बल्कि वाणिज्यिक पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। तीसरा, चलवासी पशुचारण की पद्धति में पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं तथा बड़े होते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। वाणिज्यिक पशुधन में वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पालन किया जाता है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। चलवासी पशुचारक एक समय में विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं। व्यापारिक अर्थात वाणिज्य पशुपालक की उसी विशेष पशु को पालता है जिसके लिए क्षेत्र अत्यंत अनुकूल होता है। चलवासी पशुचारण एक जीवन निर्वाह पद्धति जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भोजन, वस्त्र, आवास तथा जीवन की अन्य सुविधा को जुटाई जाती है। बल्कि वाणिज्य
पशुधन पालन में दूध, मांस, ऊन व खालों आदि का उत्पादन होता है, जिनका अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार किया जाता है। जलवासी पशुचारण पद्धति में चारे की फसल नहीं उगाई जाती है तथा पशुओं की पूरी तरह प्राकृतिक रूप से उगने वाली घास पर निर्भर रहता है। बल्कि वाणिज्यिक पशुधन पालन में प्राकृतिक घास की कमी होने की व्यवस्था में चारे की फसल उगाकर पूर्ति की जाती है। जलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जो मुख्यतः श्रम प्रदान होता है। वाणिज्य पशुधन पालन वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला एक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रदान व्यवसाय है। जलवासी पशुचारण में विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र यथा इसका अंटार्कटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला है। दूसरा क्षेत्र यूरोप तथा एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जबकि तीसरा क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध के दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप पर है। वाणिज्यिक पशुधन पालन विश्व में न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में क्या मिश्रित कृषि एवं डेयरी कृषि में अंतर। और डेयरी कृषि। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है, बल्कि डेयरी कृषि में दुधारू पशुओं एवं अन्य पशुओं को पालने संबंधित कार्य किया जाता है। इससे फसल उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता। मिश्रित कृषि में फसलों के साथ साथ यथा मवेशी, भेड़, सूअर, कुक्कुट आदि के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसमें आय में केवल पशुओं के उत्पादकों से आय को शामिल किया जाता है। मिश्रित कृषि विश्व में अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पूर्वी भाग यूरेशिया, कुछ भागों में दक्षिण महाद्वीप अक्षांश वाले भाग में इसका विस्तार है। बल्कि विश्व में डेयरी कृषि विश्व में वाणिज्यिक क्षेत्र में डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा का दक्षिण पूर्वी भाग तथा न्यूजीलैंड तथा दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं तस्मानिया क्षेत्र है। मिश्रित कृषि का कार्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों से दूर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में भूमि की उपलब्धता रहती है फसल उगाने व पशुपालन हेतु अन्य संसाधन में उपलब्ध। बल्कि डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार होते हैं तथा डेयरी उत्पादों में सुरक्षित रखने हेतु अन्य सुविधा भी उपलब्ध रहती है। इसमें फसलों में अंतराल के कारण कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है तथा पशुपालन भी बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक क्षेत्र पर ही आधारित रहते हैं। तो गाइस, आपने ये कुछ सब देख लिया, ये भी देख लीजिए, ये भी देख लिया है। आसियान 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 आसियान, यह आपका नक्शा आएगा।